हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एंड सॉलिड क्वेश्चंस को हमने पिक किया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जिनके रिगार्डिंग हम कुछ टॉपिक्स को भी कवर कर सकें और आराम से जो भी थियरीज हमने पढ़ी थी उसको अप्लाई कर सकें। उसी सीरीज़ में कुछ नीट और कुछ जेई के और पीवाईक्यूज जो थोड़े मोड़े रह गए हैं, जो रिसेंट में आए 2024 में या फिर 25 में, ऐसे वो पीवाईक्यूज भी हम लोग छोटे से वीडियो में कवर करेंगे फटाफट, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ बार बार क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो मैं यहाँ पे कटिंग लगा रहा हूँ क्वेश्चंस का और मैं क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास लिख के रखा है मैंने, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। तो आप क्वेश्चंस को आराम से राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में और हमारे साथ साथ आप लगाना चाहे तो साथ साथ लगाइए, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए, देन मैच कराइए कि हमारा सॉल्यूशन सही था या नहीं था। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद इसके जस्ट बाद तुरंत एक वीडियो पड़ेगी जिस पे अपन फिर डिस्कस करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में, जिसमें हम लोग ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट और बायो-सावर्ट्स लॉ, उसके बाद कैसे एक चार्ज का मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, किस तरीके से हमारा एक लाइन चार्ज यानी कि एक तरीके से करंट जो है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती है, करंट कैरिंग वायर की वजह से, लूप की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से, हाफ सर्कल की वजह से, एक्सिस पे, ये सब तमाम तरीके की चीज़ें जो भी अपन डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियोस भले थोड़ी लंबी हो लेकिन टॉपिक्स हम ज़्यादा कवर कर पाएँ। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में हम लोग अभी कवर करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ये 2024 का क्वेश्चन है, आई थिंक ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिए पिछले साल का क्वेश्चन है, आप चाहें तो पीवाईक्यू में भी जाके इसको ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे इसकी कटिंग लगा दूंगा या लगा दिया होगा मैंने, आप देख लीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अगर आपको वहाँ नहीं दिख रहा है क्वेश्चन तो आप साथ में क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, मैं साइड में लिख भी रहा हूँ 0.049 मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.049 टेस्ला एंड अ मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म्स 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड। 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड। एक मैग्नेटिक नीडल है जो कि 20 कंप्लीट ऑसिलेशन 5 सेकेंड में कंप्लीट करती है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नीडल इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है नीडल का, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नीडल इज 9.8 इंटू 10⁻⁶ kg मीटर स्क्वायर। 9.8 इंटू 10⁻⁶ kg मीटर का स्क्वायर, ये दे रखा है आपने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपके पास गिवन है कितना, नीडल का इज x इंटू 10⁻⁵, x इंटू 10⁻⁻⁵ एम्पियर मीटर का स्क्वायर, तो आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ x इज, देन द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू क्या होगी, ये x की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 1 सेकंड के लिए आप इसको पॉज कीजिए एंड पॉज करने के बाद बताइए कि आंसर क्या आ रहा है ना। ऑप्शंस में साइड में लिख देता हूँ फटाफट। पहला ऑप्शन है आपके पास 5 पाई का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 128 पाई का स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 50 पाई का स्क्वायर और चौथा ऑप्शन आपके पास है 1280 पाई का स्क्वायर। होपफुली आपको ये सब चीज़ें विजिबल होंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन हट गया होगा। लेट अस डू द सॉल्यूशन। पहले आप करके टिक लगा लीजिए, देन वी विल डू द सॉल्यूशन। चलो आ जाओ, सॉल्यूशन करते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका देखिए जरा, सॉल्यूशन क्या आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने गिवन क्या क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं आस्किंग क्या है, क्या पूछा गया है। हमको पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि दिया हुआ है x इंटू 10⁻⁻⁵ एम्पियर मीटर का स्क्वायर। इसको यहीं पर देते हैं इक्वेशन 1 बना के, यानी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। गिवन क्या क्या है, आपको दिया है 20 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड्स। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमको ये देखना है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन की, अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। और आपको दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला सीधा सीधा हमको याद आता है, शायद आपको भी वही फॉर्मूला याद आ रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बताओ जल्दी से, 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्या, आई अपॉन एम बी, यही आएगा फॉर्मूला। यहां पे हम देखें अगर तो आई गिवन है, बी गिवन है, टी भी गिवन है। टी कैसे गिवन है, उसने बोला 20 ऑसिलेशंस। टी होता क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब 1 कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। तो 20 ऑसिलेशन में लग रहा है 5 सेकेंड्स, करेक्ट है। तो एक ऑसिलेशन में कितना लगेगा,
एक ऑसिलेशन लगेगा 5/20 सेकेंड्स एंड दैट विल बी द टाइम पीरियड। 5/20 का मतलब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, दैट इज t इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड्स। ये मिल गया आपके पास, सारी वैल्यूज आपके पास i है, b है, t है, 2 पाई है, सब कुछ है, m निकालना रह गया, फटाफट निकाल दीजिए। सेकंड वर्ग का काम है 1/4 इज इक्वल टू, उधर क्या आ गया, तो सारे के सारे अपने यूनिट सिस्टम में है, इसलिए हमको कोई चेंजेस वगैरह करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई और इधर क्या है रूट ओवर आई की वैल्यू कितनी गिवन है 9.8 इंटू 10⁻6। मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सारे यूनिट जो है एसआई सिस्टम में, तो 9.8 इंटू 10⁻6 ऊपर में आ गया, नीचे में m को एज इट इज रखता हूँ मैं, कुछ भी नहीं करने वाला, मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.049। तो 0.049 लिखने के बजाय मैं 1 2 दो इधर राइट साइड लेके जाता हूँ एंड 10⁻2 इसके साथ लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻2, करेक्ट है। ये सारी चीज लिख दी हमने। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो 4.9 का ट्वाइस होता है 9.8, 49 का डबल होता है 98, ठीक है ना। तो यहाँ से अपना कट के आ गया 2 और यहाँ 2 से 2 कट गया, बच गया -4, करेक्ट है। दोनों तरफ का अपन करेंगे स्क्वायर, यानी पहले इसको लिख लेता हूँ मैं 2 पाई रूट ओवर, ऊपर में बचा है 2 इंटू 10⁻4, 2 इंटू 10⁻4 और नीचे में क्या बच गया है, नीचे ये सब तो खत्म हो गया, सिर्फ बचा हुआ है m। अब दोनों तरफ का अगर स्क्वायर करें हम तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1, नीचे मिलेगा 4 4 जा 16, इधर का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 पाई का स्क्वायर और ऊपर में बच गया क्या 2 इंटू 10⁻4 और नीचे में क्या बच गया है सिर्फ और सिर्फ m बच गया है। इस m का क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार करके देखो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दैट इंप्लाइज m इज इक्वल टू 16 इंटू 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 इंटू 16 करिए कितना रहा है 8 इंटू 16 16 8 128, तो आता है 128, ये 16 इंटू 4 इंटू 2 128 पाई का स्क्वायर इंटू 10⁻4। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब एक ही चीज है यहाँ पे जो वैल्यू दी है उसमें 10⁻5 है, यहाँ पे जो दिया है 10⁻5 है, हमारे में जो है वो 10⁻4 आया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। हम क्या काम करेंगे, एक जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे और यहाँ पे -5 कर देंगे, काम बन जाएगा तुरंत। तो m की वैल्यू आ गई है 1280 पाई का स्क्वायर इंटू 10⁻5। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम क्या करें कंपेयर करें तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, x की वैल्यू निकल के आई 1280 पाई का स्क्वायर। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। हमने तो बहुत टाइम ले लिया आपको समझाने के लिए, आपको इस क्वेश्चन को काफ़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी करके देना है, ठीक है, क्योंकि सारा खेल तो टाइमिंग का ही है कि कितना जल्दी आप एनालाइज करके कितना फास्ट आप रिजल्ट निकाल सकते हो, दैट इज द मैटर ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे क्या होगा कम समय में आपको थोड़ा मैं ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस लिखना मिटाना लिखना इरेज करना बड़ा आसान काम नहीं है, थोड़ा सा टफ है। जब कभी इन फ्यूचर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो पीपीटीज रहेंगी पहले से, तो चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी, ठीक है। सो आई एम प्लानिंग फॉर दैट, बट देखते हैं कब तक हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा उठा के अपन, कुछ जेई के क्वेश्चन भी करेंगे, पहले अभी नीट के कर रहे हैं, कुछ जेई के क्वेश्चन भी किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2024 में ही आया है, 2024 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट M। एक आयरन बार है जिसका लेंथ L है, मैग्नेटिक मोमेंट M है। तो मैं यहाँ पे आयरन बार छोटा सा बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन मैं ऐसे देता हूँ, मतलब -m इधर है, भूल तो नहीं गया ना, +m इधर की तरफ, मैग्नेटिक मोमेंट ये रहा एंड इसका लेंथ जो गिवन है वो दैट इज L, करेक्ट। इतनी बात तो सब सीधे सीधे समझते हैं। इट इज बेंड एट द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट, इसके बिल्कुल बीचों बीच से इसको इस तरीके से बेंड किया गया, सच दैट द टू आर्म्स मेक एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर। इसके जो दो आर्म बने वो दोनों आर्म एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से इसको बेंड कर दिया गया और ये दोनों के बीच में आ गया है 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री आ गया है तो इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा जरा बताओ, हाफ हो जाएगा ये, तो L/2 हो गया, यानी कि सीधा सीधा इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट M/2 एंड इस वाले का भी मैग्नेटिक मोमेंट M/2 हो गया, करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। बस पूछा क्या जा रहा है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट इज, ये बेंड करने के बाद इस मैग्नेट का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं, पहला नंबर दिया हुआ है M हो जाएगा, दूसरा नंबर दिया है हाफ ऑफ M हो जाएगा, तीसरा नंबर दिया है ट्वाइस ऑफ M हो जाएगा, या फिर चौथा नंबर दिया हुआ है M/√3 हो जाएगा। चलिए पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्यूशन कीजिए और कमेंट में सॉल्यूशन लिखिए फटाफट।
अगर आपको आ गया तो लिख दीजिए, ठीक है। अब लाइए मैं वैसे करता हूं जैसे आपने किया है और फिर देखते हैं कि सर क्या होता है, देन अपन सॉल्व करेंगे। पहला चीज m इधर, नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, कोई बड़ी काम नहीं है। नेट मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m1 m2 कॉस का 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री क्यों लिखा मैंने, थीटा, अभी तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ थीटा। अब यहाँ पे m1 m2 सब कुछ डिफाइंड है, एंगल वेंगल सब पता है अपने को, तो फटाफट निकाल लो भैया। अंडर रूट ऑफ m1 का मतलब हो गया हाफ ऑफ m का स्क्वायर, m2 का भी मतलब हो गया हाफ ऑफ m का स्क्वायर, क्योंकि ये भी हाफ ऑफ m, ये भी हाफ ऑफ m। पहले कैसे करते हैं ये मैंने 10 बार बता दिया है, क्योंकि इसका लेंथ हाफ हो चुका है, इसलिए इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो प्लस कर दिया मैंने ट्वाइस ऑफ, एक बार m1 की जगह पे m/2 और एक बार m2 की m/2, तो मैं m1 m2 का होल स्क्वायर लिख दिया, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। cos 60 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में बेंड करके कितना एंगल 60 डिग्री। जरा सॉल्व करो फटाफट इसको। m/2 का स्क्वायर मतलब ट्वाइस ऑफ m/2 का स्क्वायर, m स्क्वायर बाई 4 आएगा, m स्क्वायर बाई 4 आएगा, m स्क्वायर बाई 4 करेंगे तो ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर बाई 4 मतलब m स्क्वायर बाई 2 आ गया। नहीं समझ पाए, चलो शॉर्टकट नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं। m स्क्वायर बाई 4 ये आ गया, m स्क्वायर बाई 4 प्लस ये भी कितना आया m स्क्वायर बाई 4 प्लस ये कितना आया 2 इंटू m स्क्वायर बाई 4, cos 60 कितना होता है 1/2 कट गया, m स्क्वायर बाई 4 m स्क्वायर बाई 4 मतलब 3 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर बाई 4। जरा आंसर में मैच कराओ, हमारा आंसर आ गया √3m/2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे? अरे रे, ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं सर, ये तो हो गया झंझट, ये तो हो गया घपला। m/√3 है, ट्वाइस m है, m/2 है, m है √3/m, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये रहा कि आपने कहीं गलती कर दी। गलती कहाँ पे, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दिया। इसलिए मैंने कहा जैसे आप करेंगे वैसे मैं करके दिखाता हूँ। मुझे पता है कि आपने भी ऐसे ही किया होगा, कोई होशियार बच्चा होगा उसी ने ऐसे नहीं किया होगा, अदरवाइज सभी ने एक ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो किया होगा। क्यों? क्योंकि फिगर मैंने बना दिया, आपने अपना दिमाग लगाया ही नहीं। उसने बोला कि उसी मैग्नेट को बेंड कर दिया गया, बेंड कर दिया गया। जब बेंड कर दिया तो क्या लगता है आपको, यहाँ और यहाँ दोनों सेम पोल हो सकते हैं कभी? अगर दोनों सटे हुए हैं इसका मतलब दोनों सेम पोल हो सकते हैं क्या? मैंने इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम इधर बना दिया, इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम इधर बना दिया, तो आपको क्या लगता है क्या दोनों एक जगह पे हो सकते हैं? भाई अगर ये -m रहा होगा, इसको मैंने मोड़ के उधर किया, ठीक है, ये +m रहा होगा, तो अगर -m ऊपर जाएगा तो नीचे तो +m हो जाएगा ना, इस जगह पे +m हो जाएगा। अगर इस जगह पे +m हुआ, यहाँ पे -m हुआ, तो ऑब्वियसली पता है कि यहाँ पे +m है तो यहाँ पे फिर +m नहीं हो सकता, इसका मतलब ये -m होगा। अब जरा डायरेक्शन देखो, -m से +m तो सही है, लेकिन -m से +m की तरफ वाला ये वाला डायरेक्शन गलत है हमारा, इसीलिए हमने जो एंगल दिया ये एंगल भी गलत है, इसलिए आपका आंसर गलत आया और कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करें, फिर से फिगर बनाते हैं और फिगर बना के फिर से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गलती करवाने के लिए ही आपको ये चीजें सिंपल लगती हैं, दे दी जाती हैं फॉर्मूले के साथ साथ, आप लगाओ और आंसर आपका गलत आ जाए और उसमें उसको एनटीए वालों को मजा आ जाए, ठीक है ना। और हम मजा आने देंगे नहीं, है ना, हम मजा आने देंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ इसीलिए तो बैठे हुए हैं ताकि आपको ये चीजें बता सकें। ये एंगल 60 डिग्री है, करेक्ट है। यहाँ पे अगर -m है, यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है और यहाँ पे प्लस है, करेक्ट है, यहाँ पे प्लस है, ये मैं माइनस लिख देता हूँ। तो माइनस प्लस का मतलब ये डायरेक्शन इधर नहीं है, एक्चुअल में ये डायरेक्शन तो इधर की तरफ है, ठीक, और ये माइनस प्लस का डायरेक्शन सही है, ठीक ना। इसकी भी वैल्यू m/2 है, इसकी भी वैल्यू m/2 है। अब डायरेक्शन है तो दो वेक्टर के बीच का एंगल लिखना आपको सिखाया गया कि नहीं, वेक्टर एनालिसिस में दो वेक्टर के बीच का एंगल लिखना सिखाया है या नहीं सिखाया है? बिल्कुल सिखाया है। कैसे सिखाया? या तो दोनों का हेड हेड एक साथ हो, या तो दोनों का टेल टेल एक साथ हो। अगर हेड हेड और टेल टेल एक साथ नहीं है, एक का हेड एक का टेल है, तो जो भी एंगल दिया हुआ है उसको क्या कर दीजिए, 180 में से माइनस कर दीजिए, आपके पास एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। एक्चुअल में इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। ये भी नहीं समझ में आता तो आप क्या काम कीजिए, इसी को आगे बढ़ा दीजिए, इसको, और अगर इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो इसको पीछे बढ़ा दीजिए, जिधर भी बढ़ाना है। या तो आप इसको इधर पीछे बढ़ा दीजिए, इस वाले को, तो अगर इसको पीछे बढ़ाए तो ये एंगल बन जाएगा क्योंकि हेड हेड मिल रहा है। अगर इसको पीछे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या काम करिए, उस वाले को आगे बढ़ा दीजिए। अगर उस वाले को आगे बढ़ाया तो अब देखो इसका भी टेल, दोनों का टेल मिल रहा है। अगर ये 60 डिग्री है, ये सीधा लाइन है, तो मतलब ये टोटल 180 होगा। अगर ये 60 तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा, 120 डिग्री। बस सारा काम यही का था, सारा खेल यही का था। आंसर आपके पास चुटकियों में आ जाएगा। अगेन देखते हैं, m = √m²/4, जहां से मैंने लिखा था बस एंगल चेंज करना है, इसलिए मैं बाकी सारी चीजें वैसी का ही लिख रहा हूं। प्लस ट्वाइस इंटू m²/4 इंटू 160 कॉस का 120 डिग्री, कॉस का 120 डिग्री। कॉस का 120 डिग्री की वैल्यू सभी को पता है, m²/4 प्लस
m²/4 प्लस नहीं होगा, cos 120 -1/2 था तो यहाँ पे माइनस हो गया 2 इंटू m²/4 इंटू 1/2, -1/2 का दिए तो 2 कट गया, माइनस m²/4 प्लस m²/4 कट गया, ये रूट को लगाना भूल गया था मैं, रूट लगा दिया, तो बचा क्या सिर्फ m²/4, m² का बाहर आया तो m और 4 का बाहर आया तो 2, द आंसर विल बी m/2। और बड़े आराम से आप ये सेकंड आंसर लगा सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप क्या काम करेंगे, बढ़िया सा लाइक कर देंगे, और जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आती उनको शेयर कर दीजिए, वो लोग भी लाइक करें, वो भी पढ़े अच्छे से, है ना। जल्दी से सॉल्यूशन को उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ठीक है, क्योंकि अपने को फास्ट एंड फ्यूरियस रहना है, जल्दी जल्दी करना है सभी चीज़ों को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगर आपको ये जो मैं इसका इमेज कटआउट लगाऊंगा क्वेश्चन का, लगाया हूँ या लगाऊंगा जो भी है एडिटिंग के टाइम पे, वो नहीं दिख रहा है तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उस क्वेश्चन के साथ साथ में आप काम कर ले जाइए, ठीक है ना, क्योंकि 2024 का क्वेश्चन था ये। अब ये 2002 का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था इसलिए मैंने इसको भी पिक कर लिया है, ठीक है। आप देखिए जरा, 2 बार मैग्नेट्स हैविंग सेम ज्योमेट्री विथ मैग्नेटिक मोमेंट्स m एंड 2m। 2 बार मैग्नेट दे रखा है, 2 बार मैग्नेट है, 2 बार मैग्नेट, ज्योमेट्री सेम है का मतलब क्या हुआ, लेंथ एक जैसा दिख रहा है, ज्योमेट्री सेम है मतलब दिखने का एक जैसा है, हो सकता है कि उनका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहा हो। एक ज्योमेट्री सेम है, मैं ज्योमेट्री पे अभी जा ही नहीं रहा, ज्योमेट्री सेम है तो लेंथ सेम रहा होगा, साइज एरिया वेरिया सब सेम रहा होगा, तो इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा रही होगी, जाके पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए, ठीक ना। इस तरीके से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इसका m दे रखा है, एक और दे रखा है सेम टू सेम वैसा ही, जिसका ट्वाइस ऑफ m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। आगे की बात क्या है, आर फर्स्टली प्लेस सच अ वे दैट देयर सिमिलर पोल्स आर इन सेम साइड। तो इसको इस तरीके से रखा गया कि पहली बार तो ऐसे रखा गया कि दोनों का जो सिमिलर पोल है, लेट से मैं m ऐसे डिफाइन करता हूँ इस तरफ, तो ये -m होगा और ये +m होगा, अगेन ये -m होगा, ये +m होगा, तो मैं mm नहीं लिखता क्योंकि पोल स्ट्रेंथ क्या है मुझे पता नहीं इस दोनों का, तो मैं सिर्फ माइनस प्लस लिखता हूँ। सेम पोल एक तरफ थे, ये पहली बार ऐसे रखा गया, एंड देन क्या बोला जाता है, एंड देन बोला जाता है देन इट इज सिमिलर पोल्स आर इन द सेम, देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t1। जब दोनों को सेम में रखा गया, मतलब एक के ऊपर एक दूसरा एकदम साथ साथ रख दिया गया, तो इन दोनों का मिलाकर जो टाइम पीरियड था दैट वाज t1, करेक्ट। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दूंगा दोबारा आपके लिए। नाउ द पोलैरिटी ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स्ड। दोनों में से किसी एक का जो पोलैरिटी उसको रिवर्स कर दिया, दोनों में से किसी एक का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, लेट से इसी को मैंने रिवर्स कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, एंड दूसरा जो नीचे था इसके दूसरा ट्वाइस एम वाले को तो एज इट इज रख दिया, यहाँ पे माइनस था नहीं, इधर प्लस था इधर माइनस था, पोलैरिटी को रिवर्स किया, तो इन दोनों का टाइम पीरियड बन गया t2। अब इसने बोला है t1 और t2 में क्या रिलेशन आएगा, 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला नंबर पे आपको दिया हुआ है t1 इज ग्रेटर देन t2, t1 इज ग्रेटर देन t2। दूसरे नंबर पे दिया हुआ है आपको t1 इक्वल्स टू t2। तीसरे नंबर पे आपको दिया हुआ है t1 इज ग्रेटर देन, ओ पहला नंबर उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ t1 इज ग्रेटर देन t2, और चौथे नंबर पे आपको दिया हुआ है, फोर्थ नंबर पे आपको दिया कि t2 जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जरा फटाफट आप एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, समझिए, और समझने के बाद क्वेश्चन को करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 बार मैग्नेट्स है जिनका डायमेंशन सेम है, डायमेंशनली दोनों डायमेंशनली ज्योमेट्रिकली दोनों सेम है, मतलब कि लेंथ वगैरह एरिया वगैरह सब सेम है। पहले दोनों को ऐसा रखा गया कि दोनों के सेम पोल एक तरफ हो, और फिर उनको ऑसिलेट कराया गया, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आया t1, करेक्ट। देन क्या किया गया, दोनों में से किसी एक को भी रिवर्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों में से किसी एक को रिवर्स कर दिया गया, मतलब अपोजिट पोल्स को एक साथ रखा गया, तब टाइम पीरियड आया t2। दोनों ही केस में आपको पूछा जा रहा है बताइए कि t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा। अब आप फटाफट इसमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको समझ में आ गया है, अदरवाइज हम तो सॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या करना चाहिए, जब पहले m1 और m2 दोनों एक ही तरफ थे, करेक्ट है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या रहा होगा, इसका भी डायरेक्शन ये, इसका भी डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल था 0 डिग्री, तो नेट जो आपके पास आ रहा था, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, नेट जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था दैट वाज कितना था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट था √ऑफ m² प्लस ट्वाइस ऑफ m², ठीक है, ट्वाइस ऑफ m² प्लस ट्वाइस ऑफ m इंटू ट्वाइस m, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। सभी को ऐड करके जरा देखो तो क्या आ रहा है आपके पास आ रहा है m² प्लस 2 2 जा 4m² प्लस 2 2 जा 4m², करेक्ट है। जरा सभी को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 4 4 8 और 1 9 m² दैट इज इक्वल्स टू 3m। मैं चाहता तो डायरेक्टली बोल देता कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में सीधा ऐड हो जाएंगे, पर पता नहीं फिर आप उस चीज़ को कनेक्ट करते नहीं करते, है ना। मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बता दिया और जनरल मेथड भी देख लो, 2 वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री एंगल हो, दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड सीधा हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, करेक्ट बात है। तो यहाँ पे हमारे पास नेट जो आ रहा था दैट वॉज थ्राइस ऑफ m,
टाइम पीरियड अगर T1 लिखना चाहूँ तो अगेन 2 पाई रूट ओवर I बाई 3 ऑफ M इंटू बी, अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा, करेक्ट है। अगला में देखते हैं जरा सा, अगला में देखते हैं, ज्योमेट्री सेम है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, दोनों को सेम फील्ड में ऑसिलेट करा रहे हैं, मतलब बी भी सेम होगा, मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में। सेकंड केस में अगर मैं देखूं नेट मोमेंट, तो इसका डायरेक्शन किधर है, उल्टा साइड है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, तो जैसे उस वाले में प्लस हो गया था, इस वाले में से बड़े में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, तो ट्वाइस एम में से एक एम चला जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ एम, तो T2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर I बाई सिर्फ और सिर्फ एम बी। बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है, दोनों में से कौन सा बड़ा है, I बाई एम बी तो है ही है, I बाई एम बी तो है ही है, ये I बाई एम बी तो है ही है भाई। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है दैट इज T2 बाई रूट 3 है, T2 बाई रूट 3 है कि नहीं, T1 जो है वो T2 बाई रूट 3 है कि नहीं है, रूट 3 को बाहर निकालें, I बाई रूट एम बी, ये पूरा का पूरा T1 T2 के बराबर ही है, तो T1 इज इक्वल टू T2 बाई रूट 3, मतलब T2 का टुकड़ा है, भले रूट 3 चाहे जितना हो, रूट 3 की वैल्यू 1 से तो बड़ी होती है ना, इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। क्या आप समझ पा रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे लिख दो, थ्राइस रूट 3 T1 इक्वल्स टू T2, मतलब T1 में रूट 3 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा है, रूट 3 कितना 1.7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.7 का मल्टीप्लाई करने के बाद T2 आ रहा है, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, तो यहाँ पे आप तुरंत टिक कर देंगे नंबर 1, T2 इज ग्रेटर देन T1। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, पर अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। सभी क्वेश्चन मैंने ऐसे ही पिक किए हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं और आसान भी हैं, आपकी प्रैक्टिस भी बन जाए, है ना। और ये एक एडिशनल वीडियो है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद मैं ज़्यादातर कोशिश ये करूंगा कि जो भी टॉपिक चल रही हो उस टॉपिक के बीच में ही क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा कराया जाए, एंड देन एक PYQ सेशन भी लेके आऊँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया फटाफट, थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। वीडियोज़ को थोड़ा शेयर कीजिए जहाँ पे कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा लोग देखेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो करेंगे ही करेंगे, अदरवाइज ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, एंड देन इसके बाद हम लोग कुछ 4-5 क्वेश्चन जेई के भी करने वाले हैं। तो पहले नीट के ये चौथा क्वेश्चन है आज का, ठीक है। चारों ही क्वेश्चन बढ़िया थे। और ये फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए एक बार के लिए। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के आंसर दे दीजिएगा। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम, बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी। इंडक्शन बोल दिया, देखिए मैंने बोला था आपको कई नाम है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं आप, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं आप, दुनिया भर का नाम है ना। लेकिन यहाँ पे इसने बोला मैग्नेटिक इंडक्शन, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड b है। आपको पूछा जा रहा है, बताइए द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द बार मैग्नेट इज, या जो उस बार मैग्नेट पे टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला आपको बहुत आराम से मैंने पढ़ा रखा है, बट फिर भी मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिखता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल सही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और देखते ही सेलेक्ट कर देंगे, थोड़ा भी टाइम लगाएंगे नहीं, ठीक है। पहला ऑप्शन है m क्रॉस भी आ जाएगा क्या, दूसरा ऑप्शन है क्या माइनस वेक्टर m डॉट वेक्टर भी आ जाएगा क्या, या तीसरा ऑप्शन है क्या m डॉट भी आ जाएगा क्या, या चौथा ऑप्शन है क्या माइनस b क्रॉस m आ जाएगा क्या। बोलो फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने आंसर लिख दिया होगा, एंड आंसर विल बी द ए। यही लगाया ना आपने भी, आई एम श्योर कि आपने ये ऑप्शन लगाया है, बट ये ऑप्शन तो सही है ही है। अगर वेक्टर की प्रॉपर्टी आप जाने तो आपको लगेगा कि ये वाला ऑप्शन भी सही है। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्यों, क्योंकि माइनस लगाने से जब इसका रिवर्स करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या बदल जाता है, एंगल ही तो बदल जाता है भैया, हाँ सॉरी डायरेक्शन ही तो बदल जाता है बस। तो डायरेक्शन बदला तो यहाँ पे माइनस डाल दिया और कुछ नहीं किया, डायरेक्शन बदला तो माइनस डाल दिया और कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन सही थे, ए एंड डी, मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर हो गया था ये। तो ये भी आपके नीट से ही था। आइए अब 2-4 क्वेश्चन देखते हैं अपन जेई के, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, सो अगला क्वेश्चन है जेई 2025 में ही आया है, 3 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, शायद कराना भी नहीं चाहिए इसको, बट फिर भी मैं ये बताने के लिए सिर्फ करा रहा हूँ कि जैसे भी थियरीज हमने पढ़ी है वो पूरी तरीके से वेस्ट नहीं है, इसी साल के क्वेश्चन पेपर में आई है और बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं जिन थियरी को हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, ठीक है। सिर्फ इस बात को दिखाने के लिए ही मैं ये बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं शायद ये क्वेश्चन कराता भी नहीं जिस लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैग्नेटिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 80√3 न्यूटन मीटर व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट डाइपोल मोमेंट मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में लेट से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में डाइपोल मोमेंट जो है
वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। और उस केस में उस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लग रहा है दैट इज 80√3 न्यूटन मीटर। यानी कि कोई ऐसे आपके पास डाइपोल है इस फील्ड में जिसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और इस डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है, ऐसे रोटेटिंग टॉर्क लग रहा है इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, दैट टाउ इज इक्वल टू 80√3 न्यूटन मीटर का स्क्वायर। यही दे रहा है, यही दे रहा है, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन मीटर। क्योंकि क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर होता है, तो एफ क्रॉस आर के मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर। करेक्ट है, इतना लग रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शंस में आपके सामने लिखता हूँ, आप सेकंड भर में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपन सॉल्व कर लेंगे। पहला ऑप्शन है -40√3 जूल, पहला ऑप्शन है -40√3 जूल। दूसरा ऑप्शन है -80 जूल, -80 जूल। तीसरा ऑप्शन है 80 जूल, और चौथा ऑप्शन है आपके पास -60 जूल, -60 जूल। सेकंड बार में आप इसका आंसर दीजिए फटाफट और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर मैं इसको करता हूँ सॉल्व, ठीक है। आ जाओ, अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू -mb का cos थीटा। यही सीखा हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए, U इज इक्वल टू -mb cos थीटा। फटाफट यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिए आप, mb cos थीटा माइनस mb से कोई लेना देना है क्या अपने को, mb से कोई लेना देना है क्या आपने, आपको जरा बताओ, है ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। क्यों, टॉर्क दिया है, किस लिए दिया टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू, अपन ने 1000 बार एक बार क्वेश्चन सामने कर लिया वैसे, mb का साइन थीटा होता है, एंड टाउ की वैल्यू यहाँ पे 80√3 दी है, तो 80√3 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। mb का वैल्यू पता नहीं तो mb का mb लिख दो, साइन पता है, साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू होती है आई थिंक 1/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ गलत, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से √3 कट गया, 2 8 जा 16, यानी mb की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8 दूनी के 16, 160। mb की वैल्यू आ गई 160, यही 160 यहाँ पे पुट कर दीजिए, 160 इंटू कॉस 60 डिग्री, करेक्ट है। माइनस ऑफ 160 इंटू कॉस 60 की वैल्यू सब जानते हैं 1/2, कट गया, आंसर विल बी -80 का जूल। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, और ये वहीं से है जहाँ से मैंने पढ़ाया, जहाँ से मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। सो आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ है, कुछ भी है। जेईई 2025 का 3 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का है। इवन बोलते हैं कि अप्रैल का जो सेशन होता है वो ज़्यादा टफ होता है, फिर भी इतना लल्लू सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जो कि हमारे कॉन्सेप्ट पे ठीक से बैठता है, ठीक है। फटाफट इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतार लीजिए फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। और ये रिसेंट के हैं, इसी साल के क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि हमने इस क्वेश्चन को आगे ले जाके हमने ये क्वेश्चन किया है कि हाँ पहले का कोई क्वेश्चन है, इसी साल के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये बताने के लिए ही मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग हो, ठीक है। बढ़िया, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया है। 2024 का सेशन में 4 अप्रैल में ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है, 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। बोलता है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है m इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 0.5 एम्पियर मीटर का स्क्वायर आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया। ये क्वेश्चन 2024 का है, 2024 का 4 अप्रैल का है, 4 अप्रैल का है ना, बिल्कुल 4 अप्रैल का है, ठीक है। 4 अप्रैल का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया 0.5 एम्पियर मीटर का स्क्वायर, इट इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 8 × 10⁻² टेस्ला। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 8 × 10⁻² टेस्ला के फील्ड में लटका हुआ है, -2 टेस्ला के फील्ड में लटका हुआ है। आपको पूछा जा रहा है द वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। बस सिंपल सी बात, यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि आप स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन समझते हैं या नहीं। अगर आप स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन समझते हैं तो आपको लगाने में चुटकी लगेगा, बस इतने देर में आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आपके ऑप्शन सामने लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए। पहला ऑप्शन है 4 × 10⁻² जूल, 4 × 10⁻² जूल। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 16 × 10⁻² जूल, 16 × 10⁻² जूल। एंड तीसरा ऑप्शन दे रखा है 8 × 10⁻² जूल, 8 × 10⁻² जूल। एंड द फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन इज 0, ठीक है, लास्ट ऑप्शन है 0। आपको पूछा जा रहा है कि मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन में ले जाने के लिए
कितना वर्क करना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए। सो सबसे पहले वर्क डन ऑफ रोटेटिंग अ डाइपोल को हम लिख लेते हैं, उसके बाद स्टेबल अनस्टेबल हम फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे ताकि टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ टॉर्क क्या होता है आपके पास, mb होता है, अगर आपको याद हो cos θ1 से θ2, cos θ2 यही फॉर्मूला होता है। इसका मतलब दो एंगल हमको चाहिए, m तो गिवन है ही है, b गिवन है ही है, एक एंगल और दूसरा एंगल, तो ये दोनों एंगल कहाँ से मिलेगा, स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन से। मैंने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो तो स्टेबल कंडीशन कब बनता है, स्टेबल कंडीशन का मतलब ये हो गया कि भाई अगर हम उसको क्या करें, अगर ऐसे रखा हुआ है हम इसको थोड़ा सा अगर रोटेट करें तो अपने आप वापस आ जाए। जैसे धनुष का तीर पकड़ी खींचते हैं तो छोड़ते अपने आप सीधा हो जाता है, खींचते हैं तो खींचने में मेहनत लगती है, छोड़ने तो अपने आप वापस जाता है। तो अपने आप वापस जाके जिस कंडीशन में आया दैट इज स्टेबल कंडीशन। इसका मतलब अगर मैं एक मैग्नेटिक डाइपोल को ऐसे छोड़ूं तो क्या करेगा, इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, घूम के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में। इसका मतलब स्टेबल कंडीशन कब आएगा, जब होगा θ1 0 डिग्री। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कब आएगा, जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आप सभी को मैंने बार बार बता रखा है 180 डिग्री यानी कि अपोजिट में आएगा। दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कीजिए, सेकंड बार में आपके पास आंसर आ जाएगा और आंसर आप तुरंत टिक करके बताइए, मैं तो आपके लिए करूंगा ही करूंगा। ठीक है, आ जाओ जरा जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। अपने पास वैल्यूज दी है, W = m की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर मीटर। लिखने यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, सारी यूनिट SI यूनिट में है तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा। इनटू b दे रखा है 8 × 10⁻²। और आपके पास cos की वैल्यू है cos θ1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस cos 180 की वैल्यू होती है -1। करेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा आसान। 8 5 जा 40 मतलब 4 × 10⁻², ये आ गया 1 - 1 माइनस प्लस 1 + 1 2 × 2 आपके पास आ गया 8 × 10⁻² जूल। दैट इज द आंसर, आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जो कि जेई के लेवल पे है, मेंस के लेवल पे। हाँ, ये कह सकता हूँ कि इस टॉपिक से एडवांस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट क्वेश्चंस के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जो एडवांस में आपको यूज आ जाएंगी। ठीक है, बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं फिर अपन चलेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जेई में भी कुछ वैसे बहुत ज़्यादा दमदार क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको 2023 का भी एक आध क्वेश्चन बोलिए तो करा देता हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको कराने लायक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का है ये, और यहाँ पे सेम चीज़ें मैं पूरा कराऊंगा नहीं, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा आज का। ठीक है, तो आप देख लीजिए। 2023 का क्वेश्चन है, 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, 31 जनवरी में पूछा गया है, जनवरी में पूछा गया है, मॉर्निंग शिफ्ट का है ये। तो आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको आइडिया दे दूंगा, नहीं भी दूंगा तो शायद आप कर लेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार के लिए, आप ध्यान से सुनिए, और ये आपके लिए होमवर्क है एक तरीके से समझ लीजिए। एंड देन इसके बाद हम मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का वीडियो तुरंत ही इसके बाद डाल देंगे, क्योंकि ये एक बस एडिशनल वीडियो है। ठीक है, 4-5 दिन का गैप हो गया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, वाईफाई नहीं चल रहा था, अभी चल रहा है तो फटाफट वीडियोज आएंगी। अब बार मैग्नेट विथ अ मैग्नेटिक मूवमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, अ बार मैग्नेट विथ मूवमेंट m = 5.0 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है, इज प्लेस्ड इन पैरेलल पोजीशन रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल पोजीशन रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। ये एक मैग्नेटिक फील्ड B = 0.4 टेस्ला के पैरेलल है। तो सीधी सी बात बन गई, पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट भी इधर ही हो गया और आपका फील्ड भी इधर हो गया, ये M हो गया, ये B हो गया, दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल होते ही दूसरा चीज क्या बन जाता है, दोनों के बीच का एंगल 0 आ जाता है। ठीक है, इतनी बात हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल में अगर 0 है तो मैं यही बता देता हूँ कि अगर एंटी पैरेलल की बात करें तो यहाँ पे पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब ऐसे हो जाएगा। तो अगर एंटी पैरेलल की बात करूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरेलल। ठीक है, अगर एंटी पैरेलल की बात आ जाएगी, एंटी पैरेलल की बात आएगी तो क्या कर लेना आपको, θ = 180 कर लेना। बस इतनी सी बात मैंने हिंट दे दिया आपको। अब क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ देता हूँ और आप सॉल्यूशन करके आंसर लिख दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा आंसर सही है कि गलत। ठीक है, तो ये 0.4 टेस्ला के फील्ड में रखा हुआ है, पैरेलल में। पूछा जा रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल। बोल दिया मैंने, इसको पैरेलल से उठा के एंटी पैरेलल तक घुमाने में कितना वर्क डन करना है। W आपको पूछा गया है, A to Z सब मैंने दे दिया, θ1 दे दिया, θ2 दे दिया, M दे दिया, B दे दिया। कोई सिंपल प्यारा छोटा सा बच्चा भी इसको बता सकता है आंसर, बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने किया था वैसा ही क्वेश्चन है। ऑप्शंस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1, दूसरा 2, 4। 0, 1 जूल, 2 जूल एंड 4 जूल। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप
बढ़िया आराम से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, है ना। थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल वाले को सब्सक्राइब शेयर लाइक जो भी करना कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाद में, धन्यवाद, जय हिंद।